वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 लेके जा रहे थे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन का टॉपिक। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो उसके बाद का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 13.4 है आई थिंक, या 13.5 है, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन क्या होती है साउंड में, ये हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज उससे आगे जो प्रोसेसेस होते हैं साउंड में ट्रांसफरिंग के दौरान वो होते हैं, एक रिफ्रैक्शन और दूसरा कौन सा होता है, डायफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी बुक क्या करती है, डेफिनेशन लिखती है, वो क्या कहती है, रिफ्रैक्शन अकर व्हेन साउंड वेव्स चेंज डायरेक्शन ड्यू टू वेरिएशन इन द मीडियम्स प्रॉपर्टीज। अगर हम साउंड जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है उस मीडियम में उसकी खसूसियात को क्या करें, चेंज करें, उनमें बेतरतीबी लाएं, तो उस वजह से जो साउंड वेव अपनी डायरेक्शन में तब्दीली लाती है उस तब्दीली का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ठीक है बच्चों, मैंने बताया है कि अगर एक साउंड वेव के मीडियम में हम क्या करें, वेरिएशन करें, तब्दीलियां करें, तो उस वेरिएशन की वजह से जो साउंड वेव की डायरेक्शन में क्या आएगा, चेंज आएगा, उस तब्दीली का नाम ही क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब ये चेंज किस वजह से आ सकता है, ये चेंज आ सकता है डेंसिटी तब्दील करने की वजह से। अगर हम मीडियम की क्या कर दें, डेंसिटी को चेंज कर दें, तब भी साउंड वेव क्या कर देगी, अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। दूसरे हमारे पास टेम्परेचर आप मीडियम का क्या कर दें, चेंज कर दें। अगर आप मीडियम का टेम्परेचर भी चेंज करेंगे तब भी हमारे पास जो साउंड वेव की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस चेंज अक्कर ड्यू टू, ये इस वजह से भी हो सकती है कि स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास मीडियम्स के चेंज करने से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। इस वजह से भी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, अमल दखल होता है। अब ये आपकी बुक की एक डायग्राम है, छोटी सी आपको नजर आ रही है बच्चों, ये देखिएगा कि ये आपकी बुक की डायग्राम ये वाली, कि जिसमें हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। अब देखिए हमारे पास ये मीडियम कौन सा था, एयर, और ये मीडियम देखे कौन सा है, वाटर, और इनके दरमियान एक मैंने लाइन ड्रॉ किया जो इन मीडियम्स को क्या कर रही है, सेपरेट आउट कर रही है। अब देखिए हमारी साउंड वेव एयर से आई और हमारे पास जब मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब मीडियम में डेंसिटी भी चेंज हो गई, टेम्परेचर भी चेंज हो गया। जब मीडियम की डेंसिटी और टेम्परेचर में चेंज आएगा तब स्पीड ऑफ साउंड में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, और वेव अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। इस डायग्राम से शो होता है कि हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड का अमल इस डायग्राम में क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब देखिए एयर से हमारे पास साउंड वेव आई, इंसिडेंट वेव आई, और हमारे पास रिफ्रैक्टेड, हमारे पास मीडियम से टकरा के दूसरे मीडियम में जब दाखिल हुई तो उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब ये समझिएगा कि ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल की लाइन है, नॉर्मल हमारे पास नॉर्मल, और हमारे पास सरफेस के साथ एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब ये वाली वेव कौन सी थी, इंसिडेंट वेव, आई से जाहिर कर दें इसको, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही है बच्चों। और ये हमारे पास कौन सी थी, रिफ्रैक्टेड वेव, रिफ्रैक्टेड वेव, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक था, आप लोगों ने एज इट इज क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो एंगल जो हमारे पास इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ बनाए वो एंगल क्या कहलाता है, हमारे पास इंसिडेंस एंगल। और हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो एंगल जो एक रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाए उस एंगल को क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। कौन सा है हमारे पास, डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखते हैं। डायफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ साउंड वेव अराउंड ऑब्स्टेकल्स और थ्रू स्लिट्स। डायफ्रैक्शन में क्या है, बेंडिंग ऑफ वेव है, वेव का मुड़ जाना, साउंड वेव का अराउंड ऑब्स्टेकल, किसी भी रुकावट से, और थ्रू स्लिट्स, और हमारे पास किसी भी स्लिट के जरिए या रुकावट के जरिए साउंड वेव का मुड़ जाना, इसको क्या कहेंगे हम, डायफ्रैक्शन कहेंगे। अब इट अलाउज साउंड, आगे क्या बुक वाला कहता है, इट अलाउज साउंड टू स्प्रेड आउट। डायफ्रैक्शन से क्या होता है, साउंड वेव क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, एंड बी हियर्ड इवन व्हेन द सोर्स इज नॉट डायरेक्टली विजिबल, और उसको भी सुनाई देती है जो हमारे सामने नजर नहीं आ रहा होता। समझ लगी। अब समझिएगा, ये मेरे पास एक साउंड वेव है, ये हमारे पास मीडियम से आई, और ये हमारे पास क्या है, दो स्लिट्स हैं, और इनके दरमियान ये क्या है, मैंने गैप छोड़ा हुआ है। अब ये जब साउंड वेव आएगी, और देखिए साउंड वेव
कि जो हमारे पास लैम्डा है वो इन स्लिट्स के दरमियान गैप से क्या है ज्यादा। अब डायफ्रैक्शन का अमल होगा। देखिए जब साउंड वेव को गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा तो वो इन ऑब्स्टेकल्स, इन स्लिट्स के साथ क्या करेगी, टकराएगी और अपना रास्ता खुद बनाएगी। अब देखिए जब ये साउंड वेव टकराएगी तो ये क्या करेगी, हर एंगल पे क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अब इस फैलने का नाम ही क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड है। कि हमारे पास साउंड वेव टकराई और उसके बाद क्या हो गई, फैल गई, और इस अमल को क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। अब समझिएगा, अगर मैं एक साउंड वेव दीवार के साथ क्या करूं, टकराऊं, आपको पता है कि साउंड वेव्स हर पॉइंट से क्या होती हैं, ट्रेवल होती हैं। अब देखिए साउंड वेव को रास्ता चाहिए बाहर निकलने के लिए। अब एक दीवार है हमारे पास, दीवार में क्या है, हमारे पास छोटे छोटे सुराख हैं, पोर्स हैं हमारे पास। अब देखिए जैसे ये हमारे पास क्या था, गैप था। अगर हम एक साउंड वेव को दीवार पे क्या करें, हिट करें, अब देखिए वो जो छोटे छोटे सुराख है साउंड वेव्स, उनसे टकरा के क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और अगर दूसरा बंदा, हम दीवार के इस तरफ खड़े हैं और दूसरा बंदा दीवार के उस पार खड़ा है और हमें दिख नहीं रहा, अगर साउंड वेव, हम साउंड निकालें अपने मुंह से, तो जब साउंड वेव ट्रेवल करेगी और दीवार के उन छोटे छोटे सुराखों से टकरा के फैल जाएगी, तो हमारी दीवार के जो उस पार बंदा खड़ा हुआ है उसको भी हमारा साउंड सुनाई देगा। किस वजह से, हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड की वजह से। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से टॉपिक तैयार कर लेना है। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके मुतालिक जो जो एनिमेशन हुई वो मैं डाल दूंगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 13.6, वो है हमारे पास ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जो इंसान सुन सकता है, उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी। आपकी बुक इसकी डेफिनेशन कोट करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड विद इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज नोन एज ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इंसानी कान हमारे पास 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड क्या कर सकता है, सुन सकता है। और इस रेंज को क्या कहा जाता है, ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज या ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी। समझ लगी। आपकी बुक इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करती है कि हमारे पास साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी या 20,000 हर्ट्ज से क्या होगी, ज्यादा, वो इंसान साउंड नहीं सुन सकता। समझ लगी, वो इंसान साउंड नहीं सुन सकता। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, कम हो, और 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, ज्यादा हो, तो इंसानी कान उस साउंड को सुन नहीं सकता। समझ लगी बच्चों। दूसरा जो पॉइंट है कि अगर इंसान की एज क्या हो जाए, बढ़ती जाए, तो उसकी जो सुनने की सलाहियत है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। समझ लगी बच्चों। ये हम आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।